बरेली कैंट चैप्टर 2 की पूरी कहानी। भाग 5। कंधे का बोझ और अकेलापन। वह भयानक रात खत्म हो चुकी थी, लेकिन सूरज के लिए नया सूरज नहीं उगा था। सुबह हुई, पर उसके लिए सब कुछ अंधेरा था। वह अपने हॉस्टल के कमरे में उठा। सबसे पहले उसने अपना दायां कंधा छुआ। वह अब भी बर्फ जैसा ठंडा था और उस पर भयानक भारीपन था। मुस्कान की आत्मा अब भी उसके साथ थी। उसने खुद को आईने में देखा। वह थका हुआ, आंखों के नीचे काले घेरों वाला और डरा हुआ लग रहा था। सबसे पहले उसने रविता को खोजने की कोशिश की। रविता का कमरा बंद था। सूरज ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से रविता की ठंडी, नफरत भरी आवाज आई, तुम अब यहाँ मत आना, सूरज। तुम मेरे लायक नहीं हो। मैंने तुम्हें न सिर्फ धोखा देने वाला, बल्कि एक हत्या का जिम्मेदार इंसान भी माना है। मेरे लिए तुम मर चुके हो। रविता का साथ छूट चुका था। सूरज टूट गया। वह समझ गया कि उसका विश्वासघात उसे अब पूरी तरह अकेला कर चुका है। थोड़ी देर बाद राजीव और हरीश उसके कमरे में आए। दोनों बहुत सहमे हुए थे। रोहित कहीं दिखाई नहीं दिया। वह सूरज से पूरी तरह किनारा कर चुका था। राजीव ने दरवाजा बंद किया और दबी आवाज में पूछा, सूरज वो क्या अभी भी है? सूरज ने चुपचाप अपने दाएं कंधे की तरफ इशारा किया। हरीश ने डरते हुए कहा, सूरज अब समय बर्बाद मत करो। तुमने वादा किया है। मुस्कान की आत्मा को तभी मुक्ति मिलेगी जब उन दरिंदों को सजा मिलेगी। ये तुम्हारे लिए प्रायश्चित का एकमात्र रास्ता है। सूरज ने सिर झुकाया। हाँ, मैं जानता हूँ, पर मैं कहाँ से शुरू करूँ? मुझे सिर्फ इतना पता है कि यह घटना रेलवे स्टेशन पर हुई थी, और कब हुई थी ये भी ठीक से याद नहीं। भाग 6। पहला सुराग और खतरा। सूरज, राजीव और हरीश ने मिलकर तय किया कि वे यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जाएंगे। राजीव ने कहा, हम उस समय की अखबार की कतरने ढूंढेंगे। ये केस जरूर किसी न किसी अखबार में आया होगा, खासकर अगर यह इतना भयानक था। जब वे लाइब्रेरी पहुंचे तो सूरज को अजीब सा लग रहा था। उसे महसूस हो रहा था जैसे वह भारीपन कभी कभी छोटा और कभी बड़ा हो रहा है। सूरज ने कंप्यूटर पर न्यूज़ रिपोर्ट सर्च करना शुरू किया। बरेली रेलवे स्टेशन हत्या, प्रेग्नेंट लड़की की मौत 2015, क्योंकि सूरज को अंदाजा था कि ये 10 साल पुरानी बात है। जैसे ही सूरज ने प्रेग्नेंट लड़की की मौत शब्द टाइप किए, उसके कंधे पर दबाव इतना तेज हो गया कि वह चीखते चीखते रह गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसके कान में मुस्कान की डरावनी, सांसों से भरी फुसफुसाहट आई, डरपोक, तुम फिर से पीछे हटना चाहते हो? मैंने तुम्हें जीने नहीं दूंगी। तुम्हें वह सब याद करना होगा जो तुमने भुला दिया है। तड़पो। सूरज दर्द से मेज पर झुक गया। राजीव और हरीश घबरा गए। क्या हुआ सूरज, कोई दर्द है? सूरज ने हाँफते हुए उन्हें मना किया, कुछ नहीं, बस दर्द हो रहा है। राजीव ने हिम्मत करके कंप्यूटर स्क्रीन की ओर देखा और एक धुंधली पुरानी खबर पढ़ी। वीराने में रेलवे लाइन पर मिली लड़की की लाश, मामला संदिग्ध। भाग 7। मुस्कान का प्रकोप। सूरज ने खबर को पूरा खोला। खबर में लड़की की कोई पहचान नहीं थी, लेकिन लिखा था कि लाश रात 1 बजे के बाद मिली थी और शरीर पर कई गहरे घाव थे। ये सब मुस्कान की कहानी से मेल खाता था। सूरज ने राजीव और हरीश की तरफ राहत भरी सांस ली। हमें पहला सुराग मिल गया। अब हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि यह कौन सा स्टेशन था। और इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, मुस्कान की आवाज उसके कानों में तेज चीख में बदल गई। इस बार आवाज इतनी तीखी थी कि राजीव और हरीश को भी धीमी गूंज सुनाई दी, जैसे कोई उनके कान के पास हवा में चिल्लाया हो। तुम मुझे धोखा दोगे? अचानक सूरज के हाथ में रखी पानी की बोतल अपने आप हवा में उछली और तेजी से दीवार पर जाकर टूट गई। लाइब्रेरी में भयानक शोर हुआ। राजीव और हरीश के होश उड़ गए। उन्हें अब यकीन हो गया था कि कोई अनदेखी शक्ति उनके साथ है और वह बेहद गुस्से में है। हरीश ने तुरंत अपनी रुद्राक्ष की माला पकड़ ली और आंखें बंद कर लीं। राजीव सूरज से थोड़ा दूर हट गया। उसकी आंखों में डर और कंपन का मिला-जुला भाव था। सूरज, जो पूरी तरह से गीला हो चुका था, समझ गया कि अगर वह अपना वादा तोड़ेगा तो मुस्कान उसे और उसके दोस्तों को तबाह कर देगी। उसके कंधे का बोझ अब सिर्फ एक आत्मा का नहीं, बल्कि एक डरावनी जिम्मेदारी का था। अगले भाग में सूरज और उसके दोस्त राजीव और हरीश उस स्टेशन की पहचान कैसे करेंगे? क्या रोहित डर के मारे वापस आएगा? और क्या सूरज को हमलावरों के बारे में कोई नया सुराग मिलेगा? भाग 8। टूटी दोस्ती और नया डर। लाइब्रेरी में हुई उस घटना के बाद राजीव और हरीश को पक्का यकीन हो गया कि वे एक भयानक आत्मा के साथ उलझ गए हैं। उनका डर सूरज के प्रति घिन के साथ मिल चुका था।
रोहित ने तो सूरज से बात करना भी बंद कर दिया था। राजीव ने टूटी हुई बोतल और बिखरे पानी की ओर देखा। उसने गहरी सांस ली और सूरज से बोला, सूरज, अब दोस्ती दुश्मनी भूल जा। मुस्कान की आत्मा के प्रकोप को तूने देख लिया। हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि वह हम सबको नुकसान न पहुंचाए। अब बताओ, उस रेलवे स्टेशन का नाम तुम्हें याद क्यों नहीं? सूरज ने सिर हिलाया। मुझे बस इतना याद है कि वह एक छोटा सा पुराना स्टेशन था। दिल्ली जाते समय बीच में पड़ा था। मैं उस दिन बहुत तेज भाग रहा था और उसका फोन काटकर बेपरवाह हो गया था। तभी सूरज के कंधे पर एक और तेज बर्फीला दबाव पड़ा। मुस्कान की आवाज आए, झूठ मत बोलो सूरज। तुम्हें याद है, तुम मेरी मौत के बाद भी वहां से गुजरे थे। दर्द से कराहते हुए सूरज ने कुछ याद करने की कोशिश की। हाँ, मैं अगले दिन ट्रेन में था। मुझे याद है, स्टेशन पर एक पुराना पानी का टैंकर था और स्टेशन कोड KL समथिंग। हरीश ने तुरंत अपने फोन पर रेलवे मैप और कोड चेक करना शुरू किया। KL से शुरू होने वाले इस रूट पर कई छोटे स्टेशन हैं। कासिमपुर लोको, कैलगढ़। हाँ, यहाँ एक स्टेशन है जिसका नाम कालूपुर KLP है। ये बहुत ही वीरान और छोटा स्टेशन है। भाग 9, मुस्कान की चेतावनी और फाइल का रहस्य। सूरज ने तुरंत उस स्टेशन की पुलिस फाइल खोजने की कोशिश की। उन्हें पता चला कि कालूपुर पुलिस स्टेशन में 10 साल पहले उस अनसुलझी हत्या के मामले की फाइल मौजूद है। सूरज ने कहा, हमें कालूपुर जाना होगा। शायद फाइल में उन हमलावरों का कोई सुराग हो। जैसे ही सूरज ने कालूपुर जाने की योजना बनाई, उसके कंधे का दबाव हल्का हो गया। मुस्कान की आवाज अब शांत और दर्द भरी थी। हाँ, जाओ, मैंने तुम्हें बस इसलिए जिंदा रखा है ताकि तुम मुझे न्याय दिला सको। लेकिन याद रखना सूरज, वह दरिंदे अभी भी वहीं आसपास हैं। राजीव डर गया। अगर हमलावर अभी भी वहीं हैं, तो हमें पुलिस को बताना चाहिए। हरीश ने कहा, पुलिस तुम्हारी बात नहीं मानेगी राजीव। उन्हें क्या बताओगे कि एक आत्मा ने हमें बताया है? हमें पहले खुद सुराग जुटाने होंगे। सूरज ने अपने पुराने लैपटॉप से एक खराब हार्ड ड्राइव निकाली, जिसमें उसने मुस्कान के साथ बिताए कुछ पल के फोटो और वीडियो सेव किए थे। अचानक उस हार्ड ड्राइव के ऊपर काला धुआं उठने लगा और वह जोर से चटककर टूट गई। मुस्कान की आवाज आए, यादें नहीं चाहिए सूरज, सिर्फ इंसाफ चाहिए। ये घटना देखकर तीनों दोस्त पूरी तरह सहम गए। अब उन्हें विश्वास हो गया कि मुस्कान की आत्मा हर पल उनके हर काम पर नजर रख रही है। भाग 10, कालूपुर की ओर। अगले दिन सुबह तीनों दोस्त डरे हुए पर मजबूत इरादे के साथ कालूपुर रेलवे स्टेशन के लिए निकल पड़े। यात्रा के दौरान सूरज ने राजीव और हरीश से कहा, तुम लोगों को मेरे साथ आने की जरूरत नहीं थी। राजीव ने जवाब दिया, हमने तुम्हारी गलती की सजा भुगत ली है सूरज। अब हम इसे खत्म करना चाहते हैं। हरीश ने अपनी रुद्राक्ष की माला पकड़ी हुई थी। हम तुम्हारे साथ हैं सूरज। आस्था और सच्चाई हमें बचाएगी। जब वे कालूपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे, तो जगह उम्मीद से भी ज्यादा वीरान थी। स्टेशन पर सिर्फ 2-3 लोग थे। वह पुराना पानी का टैंकर वहीं खड़ा था, जिसे सूरज ने अपनी पिछली यात्रा में देखा था। सूरज को लगा कि मुस्कान की आत्मा उसे उस जगह की तरफ खींच रही है, जहां उसकी मौत हुई थी। उसका कंधा बहुत भारी हो गया। सूरज ने डरते हुए पटरी की ओर देखा। पटरी के किनारे एक पुरानी, सूखी हुई खून की लकीर थी, जो अंधेरे में भी डरावनी लग रही थी। अचानक सूरज की आंखों के सामने एक भयानक फ्लैशबैक आया। उसे कुछ 3 धुंधली परछाइयां दिखीं, जो एक लड़की को खींच रही थी। उन परछाइयों के हाथों में टॉर्च थी और उनमें से एक ने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। सूरज चौंक गया। हरीश, राजीव, हमलावर पुलिस वाले थे। जरूर, ये कहानी का सबसे डरावना मोड़ है। जब हत्यारे कानून के रक्षक ही हों, तो बदला लेने का काम इंसानों से ज्यादा आत्मा ही कर सकती है। भाग 11, सच्चाई का आतंक और योजना। कालूपुर रेलवे स्टेशन पर सूरज के होश उड़ गए थे। उसके सामने जो फ्लैशबैक आया था, वह भयानक था। हमलावरों में से एक पुलिस की वर्दी में था। सूरज चिल्लाया, राजीव, हरीश, हमलावर पुलिस वाले थे, या शायद वर्दी पहने कुछ कमीने। राजीव और हरीश पटरी पर सूखी खून की लकीर को देखकर पहले ही सहमे हुए थे। अब ये सच सुनकर वे कांप उठे। हरीश ने डरी हुई आवाज में कहा, अगर वे पुलिस वाले थे, तो हम उन्हें पकड़ने की कोशिश भी नहीं कर सकते। वे हमें ही फंसा देंगे। सूरज के कंधे पर दबाव अचानक बढ़ गया। मुस्कान की आवाज अब तेज, गुस्से वाली फुसफुसाहट में आई, जो सूरज के दिमाग में गूंज रही थी, तुम कुछ नहीं करोगे सूरज।
तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मेरी जान बचाई नहीं। अब मैं न्याय करूंगी, मैं तुम्हें सिर्फ गवाह के रूप में चाहती हूँ। सूरज दर्द से झुक गया। ठीक है मुस्कान, जैसा तुम चाहो, पर हमें बताओ कि वे कहाँ हैं। मुस्कान की आवाज ने जवाब दिया, वे यहाँ कालूपुर पुलिस स्टेशन के आसपास ही हैं। उनका डर यहाँ की हवा में है। वे अक्सर रात में ड्यूटी के नाम पर यहाँ गश्त लगाते हैं। भाग 12, रात की गश्त और बदला शुरू। सूरज, राजीव और हरीश उसी शाम कालूपुर पुलिस स्टेशन के पास एक टूटे हुए ढाबे में छिप गए। रात हो गई थी, हर जगह भयानक सन्नाटा था। रात के ठीक 1 बजे वही समय जब मुस्कान पर हमला हुआ था, एक पुरानी खटारा जीप रेलवे लाइन की तरफ आती दिखी। जीप में 3 आदमी थे, 2 सादी वर्दी में और एक आधी फटी पुलिस की वर्दी में। सूरज पहचान गया, ये वही दरिंदे थे। सूरज का कंधा दर्द से फट रहा था। मुस्कान की आत्मा सक्रिय हो गई थी। जीप रुकी। वर्दी वाला आदमी, जिसका नाम दिनेश था, बाहर निकला और हंसते हुए अपने साथियों से बोला, आज रात शिकार नहीं मिला तो चलो थोड़ा आराम करते हैं। तभी अचानक आसपास की सारी स्ट्रीट लाइटें फट गईं। चारों तरफ ऐसा भयंकर अंधेरा छा गया कि आंखें कुछ नहीं देख पा रही थी। हवा में सड़ी हुई खाल और मीठी इत्र की मिली जुली अजीब सी बदबू भर गई। दिनेश वर्दी वाला घबरा गया। अरे ये क्या हुआ? भाग तेरा। दिनेश का अंत। अंधेरे में दिनेश ने अपनी टॉर्च जलाई, पर टॉर्च की रोशनी सामने नहीं पड़ रही थी, बल्कि उसके पैरों के नीचे नाच रही थी। दिनेश ने अचानक महसूस किया कि उसके गले में कोई बर्फीला, अदृश्य हाथ कसता जा रहा है। उसकी आवाज बंद हो गई। वह हाँफने लगा और अपने गले से उस चीज को हटाने की कोशिश करने लगा, पर वह कुछ नहीं देख पाया। उसके साथ ही मनोज और रमेश अंधेरे में चिल्लाए, दिनेश क्या हुआ? दिनेश का शरीर हवा में धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। सूरज, राजीव और हरीश ने डर के मारे आंखें बंद कर ली थी, पर उन्हें हड्डी टूटने की भयानक आवाज सुनाई दी। आवाज मुस्कान की, हा 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 हा, ही। तुमने पहचाना मुझे? कौन हूँ मैं वही बदनसीब लड़की हूँ जिसे तुमने 10 साल पहले बिना मतलब के अपना शिकार बनाया था, मुझे नोचा था, मेरा बच्चा छीना था। आज मैं तुम्हें सजा दूंगी जो गलती तुमने की है, और यह सिर्फ मेरा ही प्रतिशोध नहीं है, बल्कि उन लड़कियों का भी है जिन लड़कियों के साथ तुमने न जाने कितना गलत काम किया होगा, न जाने कितनी भोली भाली लड़कियों को तुमने अपना शिकार बनाया होगा। आज मैं तुम्हें वैसे ही सजा दूंगी जैसे तुमने मुझे सजा दी थी। एक जोरदार चट्टान की आवाज आए और दिनेश का शरीर धड़ाम से जमीन पर गिरा। जब अगले ही पल कुछ सेकंड के लिए जीप की हेडलाइट टिमटिमाई, तो तीनों दोस्तों ने जो देखा, उनके रोंगटे खड़े हो गए। दिनेश का शरीर बेजान पड़ा था और उसकी गर्दन 180 डिग्री घूम चुकी थी, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती मरोड़ दिया हो। भूत भाग 14, मनोज और रमेश का डर और सूरज का दर्द। दिनेश का भयानक अंत देखकर मनोज और रमेश पूरी तरह से सन्न रह गए। उन्होंने देखा कि उनके साथी का शरीर बेजान पड़ा है और उसकी गर्दन 180 डिग्री घूम चुकी है। मनोज ने अंधेरे में कांपते हुए टॉर्च को जमीन पर गिरा दिया और चीखकर बोला, ये क्या था? कोई नहीं था वहां। ये क्या शैतानी है? रमेश, जिसकी सांसें तेज हो गई थी, तेजी से जीप के अंदर घुस गया और इंजन चालू करने की कोशिश करने लगा। लेकिन जीप का इंजन काम नहीं कर रहा था, जैसे किसी ने उसे अंदर से जाम कर दिया हो। तभी हवा में वही सड़ी हुई खाल और मीठी इत्र की बदबू फिर से तेज हो गई। मनोज को महसूस हुआ कि कोई बर्फीली हवा उसके कान के पास से गुजरी है। उसने डर से आंखें बंद कर लीं। मुस्कान की आवाज फुसफुसाहट, मनोज, भागेगा? तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था मनोज, अब तुम दर्द महसूस करोगे। अचानक मनोज के सीने पर एक तेज दबाव पड़ा, जैसे कोई अनदेखा वजन उसे जमीन पर कुचल रहा हो। वह जमीन पर गिर गया और तड़पने लगा। उसके मुंह से झाग निकलने लगा। वहीं टूटे हुए ढाबे में छिपे हुए सूरज, राजीव और हरीश की हालत भी खराब थी। उन्होंने दिनेश के अंत की आवाज और अब मनोज की दर्द भरी चीख को सुना था। सूरज का दायां कंधा इस समय जल रहा था। दबाव इतना भयानक था कि उसे लगा जैसे उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। वह दर्द से दोहरी हो गया, लेकिन वह कोई आवाज नहीं निकाल सका। राजीव ने डरते हुए सूरज को छुआ। सूरज, तुम्हारा कंधा ये बर्फ जैसा ठंडा क्यों है? सूरज ने हाँफते हुए कहा। मुस्कान, वह बदला ले रही है। उसने मुझे गवाह बनाया है राजीव, मुझे देखना होगा। हरीश ने रुद्राक्ष की माला को कसकर पकड़ा हुआ था और वह लगातार मंत्र बुदबुदा रहा था। जीप के अंदर रमेश ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाल ली थी और अंधेरे में बेतरतीब फायरिंग करने लगा।
कौन है? सामने आओ, मैं तुम्हें मार दूंगा। उसकी गोलियां अंधेरे को चीर रही थीं, पर उनका कोई निशान नहीं मिल रहा था। रमेश को लग रहा था कि अंधेरा ही उसके ऊपर हंस रहा है। मुस्कान की आवाज धीमी, डरावनी हंसी थी, ही। गोलियां, तुम्हारे हथियार अब तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, रमेश। तुम डरपोक, मेरी मौत की गवाह हो। अचानक रमेश को लगा कि उसके रिवाल्वर का बैरल तेजी से गर्म हो रहा है, और फिर उसके हाथ में रिवाल्वर धमाके के साथ फट गया। रमेश दर्द से चिल्लाया और उसका हाथ लहूलुहान हो गया। वह जीप से बाहर निकला और पागल की तरह अंधेरे में भागने लगा। सूरज ने अपने भयानक दर्द को सहते हुए आंखों में आंसू लिए उस भागते हुए रमेश को देखा। उसे पता था कि अब मुस्कान का प्रकोप रमेश पर टूटेगा। अगले भाग में क्या रमेश भाग पाएगा? क्या सूरज का दर्द और बढ़ेगा? और क्या ये भयानक बदला लेने का सिलसिला यही खत्म होगा? आगे भी कुछ होगा। अगर आप कहानी को पूरा सुनना चाहते हैं तो अंत तक बने रहिएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप जानते ही होगी कि आपको क्या करना है। जी हाँ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। यह मेरा नया चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट फॉर मी। हम आपके लिए ऐसे ही डरावनी कहानियाँ बनाते रहेंगे।